हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं, उसके गुण एवं दोष को समझा था। आज हम शासन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत पर आने से पहले हम सरकार की शाखाओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार की 3 शाखाएं हैं। पहला, विधायिका या लेजिस्लेचर, जिसका काम कानून बनाना है, जैसे कि भारत के संदर्भ में संसद। दूसरा, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, जिसका कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और उसका निष्पादन करना है, जैसे भारतीय संदर्भ में मंत्रिमंडल को हम कह सकते हैं। और तीसरी शाखा न्यायपालिका या जुडिशरी, इसका काम होता है विधायिका से बनने वाले कानूनों की व्याख्या करना। इसके उदाहरण के रूप में हम भारतीय संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को समझ सकते हैं। इस तरह सरकार की तीनों शाखाओं द्वारा अलग अलग महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि तीनों शाखाओं के पास भिन्न भिन्न शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब हम वापस शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आते हैं और इसमें भी पहले इसके उद्भव पर प्रकाश डालते हैं। तो जब हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि अरस्तु ने सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण के बारे में संकेत किया था, और आधुनिक काल में जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में सरकार की तीनों शाखाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया था। लेकिन शक्ति के पृथक्करण को एक सैद्धांतिक जामा पहनाने का काम फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसको वर्णित किया था। मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया कि किस प्रकार सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा उनकी शक्तियों को प्रयोग किया जाता है तथा किस तरह से उनकी शाखाओं के बीच राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर का आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइए अब शक्ति के इस पृथक्करण के सिद्धांत को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस अवधारणा को हम 3 बातों पर ध्यान देकर समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो सेपरेशन ऑफ पावर का है, इसको हम 3 बातों को ध्यान देकर इसको समझ सकते हैं। पहला, कि इसमें जिम्मेदारी और शक्तियों का विभाजन इस प्रकार होता है कि तीनों शाखाएं, यानी सरकार की तीनों शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपने अपने मूल कार्यों को करती हैं। यानी शक्तियों का विभाजन इस प्रकार होगा कि तीनों शाखाएं अपने मूल कामों को करती हैं। अब मूल काम से तात्पर्य उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे कि विधायिका का मूल काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का उन्हें लागू करना, और न्यायपालिका का उनकी व्याख्या करना। यानी इसमें शक्तियों का विभाजन इस प्रकार होगा कि तीनों शाखाएं अपने मूल कामों को कर रही होंगी। वहीं दूसरा जो बिंदु है जो ध्यान देने योग्य है कि इसमें शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि सरकार की विभिन्न शाखाओं के मध्य सामंजस्य भी बना रहे। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, इस बात का भी ध्यान देना है। और तीसरा, कि इसमें शक्तियों को इस प्रकार से विभाजित करना है कि प्रत्येक शाखा को उतनी ही आज़ादी मिले जिससे कि वह निरंकुश न हो जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसके अंदर आर्बिट्रीनेस ना आ जाए, या विभिन्न शाखाओं को उतनी ही शक्तियाँ पावर मिले कि जिससे वो अपनी मनमानी न चलाने लग जाए। तो इन 3 बातों को ध्यान देकर हम शक्ति के पृथक्करण को समझ सकते हैं। साथ ही हम यूएसए के एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूएसए एक ऐसा देश है वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है हमारे द्वारा, क्योंकि अमेरिकी संविधान में ही शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। जब उसके संविधान को हम देखते हैं
तो उसका अनुच्छेद 1 वहाँ की कांग्रेस की शक्तियों को परिभाषित करता है। यहाँ कांग्रेस का मतलब यूएसए की संसद से है। संसद से मतलब जैसे हमारी भारतीय संसद है, वैसे यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 वहाँ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच और राष्ट्रपति की शक्तियों को बताता है, तथा अनुच्छेद 3 अमेरिकी संविधान का वहाँ की न्यायपालिका की शक्तियों को बताता है। या कह सकते हैं कि इस प्रकार यूएसए का संविधान सरकार की तीनों शाखाओं की प्रक्रियाओं को अलग अलग परिभाषित करता है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण की या सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था करता है। अब शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को समझने के लिए और अच्छी तरह से हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री या अनुपूरक सिद्धांत चेक्स एंड बैलेंसेस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसको समझे बिना हम शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को ठीक से नहीं समझ सकते। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो यह अवरोध और संतुलन यह एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है जिसमें सरकार की सभी शाखाएं स्वयं में तो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की अन्य शाखाओं के साथ सामंजस्य बनाती हैं। अब इस बात को हम यूएसए के उदाहरण से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं यूएसए के उदाहरण को कि यूएसए में चेक्स एंड बैलेंसेस की कौन सी व्यवस्था है। जैसे यूएसए का राष्ट्रपति कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ब्रांच का प्रमुख होता है और वही वहाँ के मिलिट्री फोर्सेस या सेना का भी प्रमुख होता है। वो सेना का प्रमुख तो होता है, लेकिन उसे सेना के लिए फंड जारी करना हो, युद्ध की घोषणा करना हो या सेना को आदेश देना हो, तो वह अपने निर्णय को पहले उसको सीनेट से अथवा वहाँ की कांग्रेस से उसको रेटिफाई कराना होता है। इसी तरह का नियम अंतर्राष्ट्रीय संधियों आदि पर भी लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। इसका इस्तेमाल करके वह विधायिका के निर्णयों को रोक सकता है। यद्यपि वहाँ की विधायिका या कांग्रेस के पास यह शक्ति होती है कि वह 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त कर सकता है और उसके वीटो के बावजूद वो लेजिस्लेशन बना सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल करके वह विधायिका के निर्णयों को रोक सकता है। वहाँ पे विधायिका के पास यह शक्ति भी होती है कि वह कार्यपालिका के सभी फंड्स पर नियंत्रण रखकर एक चेक बनाए रखता है वहाँ पे कार्यपालिका के ऊपर। वहीं न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका किसी भी विधि या किसी भी लॉ या राष्ट्रपति के किसी भी एक्ट या एक्शन को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको निरस्त कर सकता है। यानी वहाँ की न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है कि जुडिशियल रिव्यू के इस शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी विधि या राष्ट्रपति की कार्यवाही को। अब अगर कार्यपालिका की शक्ति को फिर से देखें तो इसके पास न्यायिक नियुक्तियाँ या जुडिशियल अपॉइंटमेंट की शक्ति होती है, तो वहीं विधायिका के पास संविधान संशोधन की शक्ति होती है। साथ ही विधायिका के पास यह अधिकार होता है कि वह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी इस चेक्स एंड बैलेंसेस के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सरकार की तीनों शाखाएं एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से अंकुश लगाने का काम कर सकती हैं। यानी सरकार की शाखाएं एक दूसरे को मनमानी करने से रोक रही हैं। इस तरह की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। तो कुल मिला के इस तरह हम कह सकते हैं कि शक्ति का पृथक्करण एवं अवरोध व संतुलन का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस की थियरी, इनके तहत सरकार की तीनों शाखाएं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र तो रहती हैं, किंतु
उनको अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य भी स्थापित करना होता है। धन्यवाद।